आधुनिक भारत के इतिहास की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग चलते हैं आज एक नए क्लास की ओर। तो इस नए क्लास में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हम इस क्लास के अंतर्गत मात्र दो टॉपिकों को कवर करेंगे जो खासकर मुख्य परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे संबंधित प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनते रहे हैं। क्योंकि रेलवे को लेकर और भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ को लेकर दोनों टॉपिक से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सवाल बनते रहे हैं। इस क्लास के अंतर्गत आप जानेंगे कि भारत में रेलवे का विकास क्यों किया गया था। क्या रेलवे उस समय भारत की आवश्यकता थी? क्या 1853 में 1850 के दशक में मैं कहूं, क्या वो उस समय रेलवे का विकास भारतीय लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया था? क्या उस समय भारत की जरूरत, भारत के आम व्यक्ति को उस समय ट्रेन की कोई आवश्यकता थी? क्या भारत का आम व्यक्ति उस समय कोई ट्रेन में यात्रा कर पाया? तो आप इसमें जानेंगे कि आखिर उसके पीछे छिपे हुए वो कौन से कारण थे जिसके पीछे ब्रिटेन ने अपना वो दिमाग लगाया कि हम भारत में रेलवे का विकास कर लें। तो आप इसके अंतर्गत सब कुछ देख पाएंगे, क्योंकि प्रश्न एक और है। जैसे वर्तमान में जो अभी भारत में ट्रेन चल रही है, एक आम ट्रेन है, एक वंदे मातरम जो प्रधानमंत्री का विजन है। और भारत में बुलेट ट्रेन आने के लिए भी प्रस्तावित है कि भारत में बुलेट ट्रेन भी आएगी। लेकिन एक कंपेयर सोचिए कि भारत में बुलेट ट्रेन की आवश्यकता कितनी है। भारत में बुलेट ट्रेन की आवश्यकता कितनी है नहीं है उसके डीप में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि भारत को जो सबसे ज्यादा जरूरत है, वो जरूरत इस बात की है कि भारत में चलने वाली जो ट्रेनें हैं वो ऑन टाइम हो। क्या भारत में कोई ऐसी ट्रेन है जो ऑन टाइम चलती हो? कभी कोई स्टूडेंट हो, आप हो, अगर आपकी परीक्षा सुबह 10 बजे से है और वो ट्रेन जो है वो सुबह 6 बजे पहुंचा दे रही होती है, तो क्या आप भरोसा कर कर उस ट्रेन में 6 बजे वाली ट्रेन से आप जाएंगे उस सेंटर पर? नेवर, कभी नहीं जाएंगे। जिस जगह पर, जिस देश में अभी ट्रेनें टाइम पर नहीं चल पा रही हो, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार क्या सड़क पर चलने वाला आम व्यक्ति है? क्या सड़क के किनारे चलाने वाला एक दुकानदार, मॉल मालिक, मैं? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो सरकार है। सरकार है जिम्मेदार, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ एक्स पार्टी सत्तारूढ़ इसलिए जिम्मेदार है। हर पार्टियां जिम्मेदार हैं। सत्ता में आप हैं, रेल मंत्री आपका है, ट्रेन आपकी है। फिर टाइम टाइम से ट्रेन क्यों नहीं है? ट्रेन टाइम से होनी चाहिए। भारत में कोई आंदोलन नहीं हुआ, आवाजें नहीं उठी, उठी भी तो कितने स्तर पर उठी। सैकड़ों मंत्री आए, सैकड़ों मंत्री गए, लेकिन आज तक कोई ट्रेन जो है वो टाइम पर नहीं चल पाई। यहाँ तक कि अगर ट्रेन का एक इमेजिन करिए कि ट्रेन का जो समय है वो क्या बोलते हैं, 24 घंटे के पैटर्न से हटाकर हम 12 घंटे रख देते हैं कि 12 घंटे में पता करेंगे। 12 के बाद 13 नहीं बजेगा, 1 बजेगा सीधा। तो कभी कभी तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये दिन का है कि रात का है, क्योंकि ट्रेन टाइम से चलती ही नहीं है। कई बार तो ट्रेन में दिन दिन लेट देखा हूँ कि एक दिन के बाद अगले दिन पहुंचती है। पता लगा स्पेशल जो समर व्हीकल ट्रेनें चलाई जाती हैं, वो पता लगा कि दो दो दिन लेट चल रही हैं। क्यों? तो आप इसमें देखने वाले हैं कि पीछे अंग्रेजों के जो रेल के पीछे क्या कारण थे। और आप देखने वाले हैं ड्रेल ऑफ वेल्थ कि भारत का धन अंग्रेज कैसे निकाल कर ले जाते थे। वो स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, जो स्टेटमेंट दिया गया था कि भारत में अंग्रेजों की व्यवस्था इस प्रकार की है कि भारत में अंग्रेज जो हैं वो एक सोख्ता की तरह काम करते हैं। सोख्ता मतलब होता है कि जिस पानी में डाल देते हैं उसमें बहुत सारा पानी भर जाता है, फिर उसको निचोड़ देते हैं। तो एक अंग्रेज ने कहा था कि वो व्यवस्था अंग्रेजों की ऐसी है कि वो सोख्ता की तरह काम करती है, जो गंगा के तट के किनारे या गंगा के मैदानों में जो अच्छी चीजें हैं उनको सोख लेती है और उनको इंग्लैंड में टेम्स के तट पर उड़ेल देती है। तो इस प्रकार की अंग्रेजों की व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था को समझने में भारत को कई साल लग गए। जहां सोचिए कि 1765 के बाद आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में 1860 के दशक में भारत को पता लगा कि अंग्रेज भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत क्या था, वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था, इसके पीछे क्या कारण थे, तो वो सब चीजें आप इस क्लास के अंतर्गत जानना चाहेंगे। तो आपकी सारी महत्वाकांक्षा इसमें पूरी हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चलते हैं नए क्लास की ओर। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत में रेलवे का विकास। रेलवे का विकास, अब देखिए रेलवे का विकास जो लिखा है, आप देखो पहले मुख्य विवरण में बताता हूं आपको। मुख्य विवरण, सर्वप्रथम रेल निर्माण का सुझाव सुझाव 1831-32 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में दिया गया था।
तो भारत में जैसे जो सबसे पहले रेल चली थी, वो आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर के दूरी पर चलाई गई थी। लेकिन इसके पहले भी 1831-32 में जब भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करता था, तो उसके शासनकाल में ये प्रस्ताव आया था कि भारत में ट्रेन चलनी चाहिए या रेलवे का विकास होना चाहिए, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। फिर लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का वास्तविक जनक माना जाता है। रेलवे निर्माण का कार्य निजी कंपनी अंग्रेजों के माध्यम से प्रारंभ हुआ था। कैसा था? अभी आप एक चीज देखिए कि अंग्रेजों ने भारत में जो रेलवे लाई थी, उसका बड़ा अजीबो गरीब रवैया था। कैसे था कि मान लीजिए भारत अंग्रेजों की ब्रिटेन में पार्लियामेंट, ये संसद ये है, ठीक है। संसद उस समय भारत में काम नहीं कर रही थी। उस समय भारत में काम कौन कर रहा था? तो हम संसद की जगह पर ले लेते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो शॉर्ट में लिखूंगा मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, वो भारत में शासन था। ठीक है भैया, भारत में शासन था। जब भारत में शासन था, तो भारत में ये लोग जो थे वो व्यापार कर रहे थे। तो ये जो प्राइवेट लोगों की कंपनी थी, तो प्राइवेट लोगों ने इंग्लैंड में कहा कि एक काम करिए, ब्रिटेन की कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के लोगों से कह रही है एक काम करिए, आप लोग भारत में रेलवे का पटरी बिछवाइए, ट्रेन चलवाइए। तो लोगों ने कहा कि हम क्यों चलवाएंगे, हमको क्या लाभ है? तो उन्होंने कहा कि हम आपको लाभ देंगे। कितना लाभ देंगे? तो उन्होंने कहा दिया कि हम काउंटर गारंटी, इसमें एक शब्द चलता है काउंटर गारंटी में, बता रहा हूँ। इन्होंने पहले कहा था कि हम 9% देंगे, फिर बाद में शायद ये लगभग 6% पर ये बात टूटी कि 6% की हम गारंटी देते हैं। मतलब कोई व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए लगा देगा, तो उसको हम 6% की गारंटी देते हैं कि 6% का रिटर्न हम आपको देंगे। तो इतनी गारंटी अंग्रेजों ने ले ली कि आप भारत में जाकर रेलवे का विकास करिए। इसलिए आरंभ दौर में रेलवे का विकास कौन कर रहा है? तो आरंभ के दौर में रेलवे का विकास भारत में निजी कंपनी कर रही है। निजी कंपनी। तो निजी कंपनियों के द्वारा आरंभ के दौर में भारत में रेलवे का विकास किया जा रहा है। जब रेलवे का विकास किया जा रहा था, उसके पीछे क्या कारण मैं जस्ट बता रहा हूँ। जब अंग्रेजों को लगा कि इतना पर्याप्त नहीं है, फिर आप देखेंगे 1870 के दशक में ये निजी कंपनियां और ब्रिटेन की सरकार, दोनों लोगों ने मिलकर ये काम किया। इसलिए भारत में प्राइवेट लोगों ने, जो अंग्रेजी थे अधिकांश, और भारत के दोनों लोगों ने मिलकर ट्रेन बिछाई थी, और सॉरी, प्राइवेट लोगों ने और ब्रिटेन की सरकार ने, दोनों लोगों ने मिलकर भारत में पटरियां बिछाई थी। एक बात यह है कि भारत में अगर ट्रेन के विकास होता भी, तो क्या से होता? क्या भारत में आम व्यक्ति की जरूरत थी? मैं अभी जस्ट चर्चा करने वाला हूं, तो आप थोड़ा सा यहाँ देखिए, इस स्लाइड में देखिए, प्रमुख घटनाएं देखिए आप। 1831-32 में रेल निर्माण का सुझाव दिया गया। 1849 में ईआईसीआर एवं जीआईपी कंपनियों ने समझौता किया। 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 वो डेट थी जब भारत में पहली बार रेल चलाई गई। और जो रेल चलाई गई वो मुंबई से थाने के मध्य में चलाई गई थी। उस समय मुंबई और थाने के मध्य की दूरी जो थी, वो 34 किलोमीटर थी। तो भारत में प्रथम बार ट्रेन कब चलाई गई? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के मध्य में 34 किलोमीटर की दूरी के मध्य में भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। 1854 ईस्वी में हावड़ा हुबड़ी में शेर, और ये इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा, 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। इस समय कर्जन ने 1805 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की। वहीं देखेंगे 1905 ईस्वी में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। मतलब जो बजट बनता था, उस बजट में से रेलवे का बजट अलग बनाया गया। कब बनाया गया? तो 1925 ईस्वी में। तो इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब देखो कि रेलवे के पीछे प्रेरक तत्व क्या थे। मतलब वो कौन से कारण थे जो भारत सरकार या ब्रिटिश सरकार भारत में रेलवे लाना चाहती थी। तो रेलवे मैं आपको थोड़ी सी अब चर्चा करता हूं। कैसे? कि देखो उस समय भारत में जो ग्रामीण व्यवस्था थी वो स्वायत्त थी। भारतीय किसान जो था आत्मनिर्भर था, वो उतनी फसल उपज कर लेता था जिससे उसका जीवन चलता था। राजा भी आंतरिक युद्धों में लड़ते थे, वो ठीक है, लेकिन उनका भी जीवन ठीक चल रहा था और आम व्यक्ति का भी जीवन ठीक चल रहा था।
इसलिए रेल की आवश्यकता कैसे होगी। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कच्चे माल का जो व्यापार किया वो ब्रिटेन ले जाते थे। लेकिन मान लीजिए भारत को हम छोटे से मैप में दर्शाना चाहें, भारत का मैप ये है, तो अगर उसको इस स्थान से इस स्थान लाना है तो उसको कितना समय लग जाएगा? बहुत समय लग जाएगा। समय तो इतना लग जाएगा कि महीनों बीत जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि यातायात की व्यवस्था इतनी उत्तम नहीं है। तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि हम क्यों ना रेलवे का विकास कर दे, पटरियां बिछा दें, जिससे भारत से जो कच्चा माल ब्रिटेन जा रहा है वो बहुत फास्ट जा पाए, उसकी गति तेज हो जाए, दर तेज हो जाए, जिससे हमें ज्यादा लाभ मिल पाएगा, जिससे हमारे पूंजीपतियों को ज्यादा लाभ मिल पाएगा। ये कारण, उसके पीछे ये भी कारण था कि अगर मान लीजिए कहीं छोटे क्षेत्रों में विद्रोह हो जाएगा तो हम अपनी सेना को बहुत स्पीड से भेज पाएंगे, हम माल भी ले जाएंगे, सरकारी खजाने भी ले जाएंगे और सेना का डिप्लॉयमेंट भी तेज कर पाएंगे। इसके पीछे ऐसी बहुत सी महत्वाकांक्षाएं थी जो उस समय काम कर रही थी। और उस महत्वाकांक्षाओं में जो अंग्रेजों ने भारत पर थोपी थी कि इससे भारतीय लोगों का कल्याण करेंगे, नेवर कोई भी व्यवस्था नहीं थी। बल्कि रेलवे जो कार्ड थी वो भारत में अकाल का एक कार्ड बनी थी। क्यों बनी थी? क्योंकि आपने 6 से 9% की काउंटर गारंटी कि वायदा कर दिया है कि हम इतने परसेंट आपको गारंटी देते हैं कि इतना परसेंट लाभ देंगे। जब कंपनियों को, प्राइवेट लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, लाभ कौन देगा? लाभ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। क्या वो घर से दे देगी? वो कहाँ से लाएगी? वो लाएगी भारतीय राजस्व से। भारतीय राजस्व का प्रभाव किस पर पड़ेगा? भारत के आम व्यक्तियों पर, भारत के गरीब मजदूर किसान आदि पर प्रभाव पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट रूप से शोषण भारतीय लोगों का ही हो रहा था, इसमें कोई जन कल्याण की बात नहीं थी। इससे ही कंपेयर कर लिया करिए कि जब सरकारें कहती हैं कि हम ऐसी योजना लाएंगे, तो इनडायरेक्ट टैक्स आपका ही है, वो तो सिर्फ एक दिखावा है कि हम ऐसा कर देंगे। तो ये सीख, तो आप देखेंगे कि कौन से उद्देश्य थे, कौन से प्रेरक तत्व थे जिससे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ट्रेन चलवाई। देखिए, रेलवे का निर्माण मुख्यतः ब्रिटिश आर्थिक और सैनिक हितों के लिए किया गया था, मैंने दोनों बता दिया। रेलवे द्वारा कच्चा माल बंदरगाह तक पहुंचाया जाता था, आपको पता हो गया। सेना की आवाजाही और विद्रोह को दबाने में रेलवे का उपयोग हुआ था, एकदम आपको पता है। 1857 का विद्रोह को दबाने में रेल एवं तार व्यवस्था ने अंग्रेजों की सहायता की थी, क्योंकि सेना के द्वारा बहुत स्पीड से हम सेना को भेज सकते थे। जैसे आपने देखा होगा कि भारत सरकार ही नॉर्थ ईस्ट में, जहां असम, मेघालय, मिजोरम आदि का क्षेत्र है, जो चाइना, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हो, चाहे वो मणिपुर का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में भारत सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है सीमा सड़क सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार, जिससे हम उन क्षेत्रों में रोड बना पाए, जिससे हमारी वहां पर पहुंच बन पाए, जिससे हमारा यातायात सुनिश्चित हो पाए। जैसे आपने देखा होगा कि उसके पहले अगर हमें जम्मू जाना होता था, कश्मीर जाना होता था, लेह लद्दाख जाना होता था, तो पहले कनेक्टिविटी जो थी हमारी पंजाब कश्मीर होते हुए थी। अब भारत ने क्या किया है, यहाँ मनाली से होते हुए, हिमाचल प्रदेश से होते हुए अटल टनल से एक राजमार्ग लेकर गए हैं, जिससे हमारी कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। तो उससे भारत, जो ब्रिटेन की सेना थी, उसकी कनेक्टिविटी बेहतर हुई थी। ठीक है, देखो उद्देश्य क्या है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति, एकदम। भारत के बाजार तक आसान पहुंच, जिससे वो भारत के प्रत्येक कोने कोने में बाजार में पहुंच पाए और वहां से अपना सामान ले पाए। कच्चे माल का निर्यात, विद्रोह को अशांति पर नियंत्रण, विद्रोह एवं अशांति पर नियंत्रण, ब्रिटिश पूंजी निवेश को सुरक्षित करना, कि ब्रिटेन में बहुत लोगों के पास बहुत पूंजी आ गई थी, वो कहाँ निवेश करें, तो उनके पास सबसे अच्छी उपलब्ध जगह भारत थी, क्योंकि दुनिया में इतना कहीं लाभ नहीं मिल रहा, तो उनके भारत में हम लाभ कर लगा देंगे और भारत के माध्यम से हम इसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा लेंगे। तो ठीक है, अब देखो रेलवे विकास के नकारात्मक परिणाम, इसके पीछे भारत में क्या क्या नकारात्मक चीजें हुई, क्योंकि हर चीज के प्रभाव दो हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव भी होगा। लेकिन भारत में जो पॉजिटिव प्रभाव हुआ था उसके पीछे क्या क्या कारण थे, अभी देखते हैं। नकारात्मक क्या हुआ कि भारतीय उद्योग ब्रिटिश वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि सरकार है, इतना पैसा है, रेल चल रही है, कम क्या बोलते हैं, टैक्स लग रहा है। अगर भारतीय व्यक्ति उससे सामान ले जाएगा तो ज्यादा टैक्स लगा देंगे, अंग्रेज ले जाएंगे कम टैक्स लेगा। इसलिए भारतीय जो उद्योग वर्ग था, भारत का पूंजीपति वर्ग था, वो दबा दिया गया और इन्होंने अपना उठा लिया, और इससे भारतीय लोगों में प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर पाए। रेल निर्माण से विदेशी पूंजी को अत्यधिक लाभ मिला,
आप जानते ही हैं। गारंटी प्रणाली के कारण अंग्रेजी कंपनियों को निश्चित लाभ दिया गया, वही गारंटी कि हम उन्होंने कह दिया कि इतने परसेंट हम पैसा देंगे आपको, आप बस भारत में रेल बिछा दीजिए, जिससे उनको लाभ हुआ। भारतीय धन का बहिर्गमन तेज हुआ और कृषि का वाणिज्यिकरण बढ़ा। मतलब भारत में जो ड्रेन ऑफ वेल्थ था, भारत का जो धन था, वो भी पहले इंग्लैंड जा रहा था, लेकिन पहले दर कम थी, अब दर ज्यादा हो गई थी। ठीक है। कृषि का वाणिज्यिकरण हुआ, मतलब कृषि अब नगदी कृषि में परिवर्तित कर दी गई, क्योंकि उनको नकदी चीजें चाहिए थी, इसलिए वो भारत से ले जा पाए। नकारात्मक प्रभाव में देखें, ब्रिटिश उत्पादों का भारतीय बाजारों में प्रवेश हुआ, मतलब भारत से कच्चा माल ले गए। अब मान लीजिए भारत से वो कपास ले गए और कपास के द्वारा बने हुए कपड़ों को वो भारत में लाए और भारत के मार्केटों में डंप कर दिया। अब आप देखे होंगे इस समय भी कुछ कंपनियां हैं, कुछ बड़े पूंजीपति हैं जो सरकार के सानिध्य में काम करते हैं, तो उनके लिए प्रॉफिट कमाना आसान हो जाता है, क्योंकि वो सरकार के संरक्षण में है। और ऐसे ही जो पूंजीपति वर्ग जो है, वो पूंजीपति वर्ग जो है वो अंग्रेजों के संरक्षण में है, इसलिए उसका लाभ ज्यादा हो जाएगा, भारतीय व्यक्तियों को तो लाभ मिल नहीं पाएगा। तो ठीक है। भाई देखो, कुटीर उद्योगों को क्षति पहुंची। क्यों कुटीर उद्योग को क्षति इसलिए पहुंची, क्योंकि कुटीर उद्योग जो थे वो नष्ट होने लगे, क्योंकि उनके पास तो बचा ही नहीं, कच्चा माल तो सब अंग्रेज ले जा रहे थे। धन निष्कासन में वृद्धि हुई, मतलब पहले धन कम जाता था, अब ज्यादा जाने लगा, नॉर्मल सी बात है। अकाल की समस्या में वृद्धि हुई, अकाल इसलिए बढ़ गया क्योंकि कृषि का वाणिज्यिकरण हो चुका था और हथकरघा और कुटीर उद्योग नष्ट हो चुके थे, इसलिए अकाल तो पड़ना ही पड़ना था। औपनिवेशिक नियंत्रण मजबूत हुआ, मतलब सेना आदि के द्वारा उपनिवेशिक नियंत्रण जो था वो भारत पर मजबूत कर दिया गया। तो इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, सकारात्मक कारण। सकारात्मक कारण में बहुत ज्यादा आपको जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि अंग्रेजों ने जब रेलवे का विकास भारत में किया था, तो उसके पीछे कोई मंशा नहीं थी कि हम इनसे कल्याण कर देंगे, इनको कोई सकारात्मक कारण मिल जाएगा। लेकिन उसके पीछे भारतीय व्यक्तियों ने कुछ अपना लॉजिक लगा लिया और वो कर लिए। ये कहानी मुझे याद आ रही है कि कुछ ना कुछ कोई खोज लेता है कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने कई वर्षों तक तपस्या की, और तपस्या करने के बाद ईश्वर प्रकट हुए। ईश्वर प्रकट हुए, जैसे ही ईश्वर ने प्रकट हुए, ईश्वर ने कहा कि, मैं डिटेल में बताता हूँ थोड़ा, कहानी आपको बड़ी लग सकती है, ये कहानी सुनकर आपको आनंद आएगा। कहानी में बताता हूँ। एक व्यक्ति था, और कई साल तक वो तपस्या करता रहा कि ईश्वर मुझे दर्शन देंगे और उस दर्शन के बदले में उनसे कुछ लाभ लूंगा, अपने मन मुताबिक उनसे कुछ ना कुछ मांग लूंगा। ईश्वर प्रकट हुआ। ईश्वर जैसे ही प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो जैसे ही वो सोचने लगा मैं क्या मांगू, तब ईश्वर ने एक शर्त लगा दी कि आप जितना मांगोगे उससे दोगुना आपके पड़ोसी को मिल जाएगा। अब बताओ क्या मांगना चाहते हो। वो तो आग बबूला हो गया, उसने कहा इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही डालो। कहा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ समय देता हूँ। ईश्वर ने कहा कि तुम सोच लो कि क्या तुम्हें चाहिए। अब वो घर घर गया, वकील को खोजा। ऐसे वकील हर गली मोहल्ले में मिल ही जाते हैं जो कुछ ना कुछ सलाह देते हैं। एक वकील साहब मिल गए, कहा ठीक है, हम आपको सलाह देते हैं कि आप एक काम करिए, ईश्वर से मांगिए कि मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए। वो कहा क्या पागल वाली बात कर रहे हो, कुआं से क्या होगा, पड़ोसी घर में भी कुआं खुद जाए, कल मांगो तो पहले। तो उसने कहा ईश्वर से कि मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए। तो उसके घर के सामने एक कुआं खुद गया, और सब पड़ोसियों के घर के सामने दो दो कुआं खुद गए। अब फिर वकील ने सलाह दिया कि अब ईश्वर से तुम मांगो कि मेरी एक आंख फूट जाए। उसने कहा ईश्वर से मेरी एक आंख फूट जाए। और उसके इतने मांगते ही सभी पड़ोसियों की दोनों आंखें फूट गईं। दोनों आंखें फूटी ही थी, सामने कुआं था ही। अब वो जो व्यक्ति था, वो बड़े मस्ती से अपने गांव मोहल्ले में घूमता था कि अब तो अंधों में काना राजा मैं ही रहा हूँ। तो परिस्थितियां कुछ भी हो, सब चलता रहता है। यहाँ भी बड़े बड़े डिक्लेरेशन थे भारत में, तो नकारात्मकता को सकारात्मकता में कैसे बदल सकते हैं, उसका सब सॉल्यूशन भारतीय लोगों के पास है। तो देखिए कैसे बदला गया। रेलवे ने भारत को एक राजनीतिक इकाई बनने में सहायता की। राष्ट्रीय चेतना, राजनीतिक जागरूकता का प्रसार हुआ। समाचार पत्रों, राजनीतिक विचारों का प्रसार तेज हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई गति मिली। अभी तक भारत का व्यक्ति, उत्तर भारत का व्यक्ति दक्षिण भारत से परिचित नहीं था, और दक्षिण भारत का व्यक्ति उत्तर भारत के व्यक्ति से बहुत अच्छे से परिचित नहीं था। इसलिए सांस्कृतिक खाइयां, भाषाई खाइयां और विचारों की कई खाइयां जो थी, वो दोनों में अच्छे तरीके से बनी हुई थी। लेकिन रेलवे का जैसे ही विकास हुआ,
भारत के बड़े बड़े नेता उत्तर से दक्षिण जाने लगे, पूरब से पश्चिम जाने लगे। इसलिए सांस्कृतिक समागम भी एक तरफ बढ़ रहा था और दूसरी तरफ राजनीतिक एकीकरण भी हो रहा था, और भाषा और सांस्कृतिक के प्रति जो दुर्भाव था, उनकी दूरियां अलग अलग हो रही थी। इसलिए समाचारों का आवागमन भी तेज हो गया था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग तेजी से जाने भी लगे थे। अगर रेल नहीं होती तो क्या महात्मा गांधी कुछ वर्षों में भारत की यात्रा कर पाते? क्या वो कभी लाहौर जा पाते? क्या वो कभी दक्षिण भारत जा पाते? क्योंकि ऐसी यात्रा नहीं कर पाते, क्योंकि जब ट्रेन ही नहीं थी। तो इसका एक लाभ हुआ, ठीक है। इसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई राह दिखाई, क्योंकि जब आवागमन तेज हो गया तो आवागमन के तेज होने से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी सहायता मिली। सकारात्मक प्रभाव में देखिए, भारत का राजनीतिक एकीकरण, क्षेत्रीय दूरी में कमी, राष्ट्रीय आंदोलन को गति, विचारों का आदान प्रदान और यातायात एवं परिवहन, वही चीजें हैं। एक कैलकुलेटिव तरीके से बता दिया गया है, आप नोट कर सकते हैं। तो आपने इसके अंतर्गत क्या क्या देखा, सबसे पहले देख लीजिए। आपने देखा रेलवे से संबंधित घटनाएं, कि रेलवे का विकास कब हुआ, किस सन में रेल चलाई गई, रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुई। उसके बाद आपने देखा कि रेलवे के पीछे कौन कौन से प्रेरक तत्व थे जिन्होंने काम किया, हितों की पूर्ति, बाजार में निवेश अंग्रेजों का, ये सब आपने देख लिया है। अब हम चलते हैं, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन करते हैं। कौन सी आर्थिक नीतियां, जिनमें कहा जाता है कि भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे हुआ था। तो इस क्लास में हम क्या देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे हुआ था, कि भारत से अंग्रेज किस अपनी कूटनीति के द्वारा भारत का धन विदेश ले जाते थे, उसका प्रभाव कैसे हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, किस व्यक्ति ने पहली बार खोजा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ के पीछे अंग्रेजों के क्या उद्देश्य नियत थे, वो आप सब समझेंगे। देखिए, प्रारंभ में इसे आधुनिकता से जोड़ा गया, बाद में राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की गई। एक मिनट रुको, मैं कोई और स्लाइड में भी लिखा है क्या, चलिए देखिए। आरंभ में इसे आधुनिकता से जोड़ा गया, बाद में राष्ट्रवादियों ने इसे शोषण बताया। दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, एमजी राणाले मुख्य आलोचक थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को पारंपरिक उद्योग कमजोर हुआ था। जब भारत में स्टार्टिंग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम भारत का कल्याण कर देंगे, क्योंकि भारत असभ्य जाति है, हम लोग सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं। आप अभी तक आधुनिक चीजों से परिचित नहीं हुए, मैं आपको आधुनिक चीजों से परिचित करा दूंगा। इसलिए भारत के अधिकांश राजनेता जो आप देखेंगे 1885 से 90 के दौर में जो आएंगे, उन पर ठीक ठाक ये प्रभाव है कि ब्रिटेन की सरकार हमारा कल्याण चाहती है। और उस कल्याण के विरोध में ये लोग क्या करते रहे, ये भारत का धन विदेश लेते हैं, विदेश लेकर गए। एक तरफा धन का निष्कासन हुआ था। एक तरफा धन का निष्कासन ये हुआ था, मान लीजिए मैं ये कहूं कि आपके पास 1,000 रुपए है। 1,000 रुपए जो है, 1,000 रुपए आपको यहाँ इन्वेस्ट करना है, आपको इन्वेस्ट करना है। आपने कहा कि ठीक है हम इन्वेस्ट तो कर देंगे, लेकिन उसके बदले में लाभ क्या मिलेगा। हम कहेंगे लाभ तो कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या आप इन्वेस्ट करेंगे? आप तो कहें हम कहा इन्वेस्ट करेंगे, हमारा पैसा ज्यादा है जो हम फालतू में 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर देंगे। यही सिद्धांत में अंग्रेज क्या करते थे, कि भारत से ये रुपए ले जाते थे, इंग्लैंड ले जाते थे, उसके बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिलता था, और ये दावा करते थे कि हम भारत को मॉडर्न बना रहे हैं। तो यही जो एक तरफा धन का निष्कासन है, यही ड्रेन ऑफ वेल्थ है। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब, धन के निष्कासन का मतलब, भारत का एक तरफा धन विदेश चला जाना, उसके बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिलना, मतलब प्रतिफल के रूप में कोई भी चीज प्राप्त नहीं होना। मतलब भारत का जो धन है, भारत का जो धन है, यहाँ का जो धन है, वो कहाँ चला जा रहा है, तो यहाँ का धन चला जा रहा है ब्रिटेन में, ब्रिटेन में। और जो ब्रिटेन में जा रहा है, तो यहाँ से तो पैसा चला जा रहा है, लेकिन बदले में इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। यही है ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ में देखिए, वही चीजें लिखी हुई हैं, राजनीतिक चेतना का विकास, भारतीय उद्योगों का पतन, धन का निष्कासन। ठीक है, अब देखो, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, तो देखिए आप, मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। मुख्य विवरण देखिए पहले। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धन का लगातार बहिर्गमन हुआ था। भारतीय संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के विकास के हेतु किया गया था। भारत को संसाधनों के बदले में उचित लाभ नहीं मिला, अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। अब जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का पहली बार सिद्धांत देंगे, वो कौन देंगे, तो वो देंगे
दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसने दी? तो वो दादा भाई नौरोजी ने दी। इन्होंने ब्रिटिश शासन को अनब्रिटिश रूल शासन कहा, मतलब उन्होंने कहा कि भारत का में जो ब्रिटेन का शासन है वो शासन नहीं बल्कि कुशासन है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी ने अपना पूरा जीवन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कुर्बान कर दिया था। और उन्होंने ही पहली बार कहा था, अपनी एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारत के धन का निष्कासन कैसे होता है, ये सब बताया था। क्योंकि उनके सामने चुनौती ये थी कि आरंभ के दौर में जो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी लाकर आ रहे थे कि धन का निष्कासन कैसे हो रहा है, तो बिपिन चंद्रा लिखते हैं कि ये जो लोग थे ये शिक्षक भी थे और स्टूडेंट भी थे। ये पहले पढ़ते थे कि भैया कैसे हो रहा है, फिर लोगों को बताते थे। तो आरंभ के दौर में ये शिक्षक भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, तो दोनों की भूमिका ये लोग निभा रहे हैं। तब भी दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी, जिसका नाम था पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। में उन्होंने कहा कि कैसे आप लोग भारत का धन विदेश ले जा रहे हैं। अंग्रेजों ने मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। एक कमीशन भी गठित किया गया, उस कमीशन ने खारिज कर दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि भारत का धन विदेश ले जाए, और ना तो ले जा रहे हैं। अब देखिए, भारत में गरीबी की दरता बढ़ती गई, क्योंकि जब एक तरफ से धन चला जाएगा, मान लीजिए मैं 1,000 रुपए आपके पास टोटल है, उसमें से 100 रुपया कोई आपका चोर चुरा ले और 200 रुपए आपके कहीं गिर जाए, और जब पैसा इतना चला जाएगा तो आपका धन तो बर्बाद हो ही जाएगा ना, तो आपके पास गरीबी आना ही है। तो देखो, भारत में गरीबी और दरिद्रता बढ़ी थी, पूंजी संचय की प्रक्रिया बाधित हुई थी, औद्योगिक विकास धीमा हुआ था, भारतीय किसान एवं कारीगरों की स्थिति खराब हो गई थी, क्योंकि धन तो भारत में बच ही नहीं रहा था, धन तो विदेश चला जा रहा था। इसके पहले भारत में कई लोगों ने शासन किया था, चाहे वो तुर्कों का रहा हो, दिल्ली सल्तनत रही हो, मुगल शासन रहा हो, या उसके पहले आप एंशियंट हिस्ट्री में चला जाइए। लेकिन मुगल भारत में आए और भारत में ही रहकर चले गए, सॉरी भारत में रहे और भारत में ही रहने लगे बाद में। जब वो भारत में रहे, वो भारत के धन का निष्कासन नहीं हुआ। उन्होंने अपनी शान शौकत में जो खर्च किया वो भारत में ही रहा। जैसे मैं अभी कहूँ कि भारत में बहुत सारी कंपनियां भारतीय हैं और विदेशी हैं, तो जो विदेशी कंपनियां हैं वो लाभ कमाकर विदेश ले जाएंगी, लेकिन जो भारतीय कंपनी है वो भारत में इन्वेस्ट करेंगी। तो अभी तक जो इन्वेस्ट होता रहा था वो भारत का भारत में ही होता रहा था। लेकिन इसके द्वारा ब्रिटेन तक धन चला गया, तो भारत को उससे धन की कुछ भी लाभ नहीं हुआ था। ठीक है, तो देखो, प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं? ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन। अब हम ये कहें कि धन का निष्कासन जब हो रहा है, तो उसके धन के निष्कासन से क्या प्रभाव हो रहा है? तो ब्रिटिश अधिकारियों को वेतन दिया जा रहा है उसी धन से जो ब्रिटेन में पहुंच जा गया है। उससे क्या हो रहा है? अधिकारियों को सैलरी दी जा रही है, पेंशन भत्ते दिए जा रहे हैं, ब्रिटिश सेना पर ब्याह किया जा रहा है, कंपनियों को लाभ दिया जा रहा है, विदेशी व्यापार से लाभ कमाया जा रहा है। तो वो लोग इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, वो कहीं सेना में खर्च कर दे रहे हैं, सेना के लिए महंगी महंगी वस्तुएं आ रही है, क्योंकि सेना युद्ध लड़ रही है। तो जब युद्ध लड़ रही है तो सेना को खर्चा चाहिए, और खर्चा कहाँ से मिल रहा है? तो इसी माध्यम से मिल जा रहा है। अब देखिए, हम व्यापक प्रभाव में अगर देखें, कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, नगदी फसलों को बढ़ावा मिला, खाद्यान्न संकट एवं अकाल की समस्या में वृद्धि हुई, किसानों पर करों का भारी बोझ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, भारत का धन विदेश चला जा रहा है, एक तरफ रेलवे का भी विकास हो रहा है, इसलिए प्रभाव हुए। उद्योगों पर क्या प्रभाव हुआ? भारतीय हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गया, क्योंकि अब कच्चा माल विदेश चला जाता था। भारतीय व्यक्ति जो थे, बुनकर, एक शायद विलियम बेंटिक ने लिखा था कि मैंने 1830 के दशक में, वो लिखता है कि मैंने इस प्रकार की स्थिति दुनिया में किसी भी देश में नहीं देखी थी। भारत के गरीब मजदूर किसान की हड्डियां, बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में पड़ी हुई थी, लोग मर मर गए थे, अकाल पड़ गया था, इसी ड्रेन ऑफ वेल्थ के द्वारा। मशीन निर्मित ब्रिटिश वस्तुओं का प्रसार हुआ था, भारतीय बस उद्योगों को भारी क्षति हुई थी, बेरोजगारी एवं गरीबी में वृद्धि हुई थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी थी। इस प्रकार संपूर्ण भारत का विनाश हो चुका था। किसके द्वारा? इसी ड्रेन ऑफ वेल्थ के द्वारा, इसी धन के निष्कासन के द्वारा। वहीं अगर आप और देखें, तो आप निष्कर्ष के तौर पर आप देख सकते हैं। देखिए,
ब्रिटिश आर्थिक नीतियां मुख्यतः औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए बनाई गई थी, क्योंकि हर सरकारें अपनी पॉलिसी अपने लिए बनाती हैं, तो ब्रिटेन की सरकार ने भी अपनी पॉलिसी अपने लिए बनाई थी। रेलवे, संचार, राष्ट्रीय चेतना, राजनीतिक एकता को भी बढ़ावा दिया था। भारतीय राष्ट्रवादियों ने नीतियों का विरोध किया, आर्थिक राष्ट्रवाद को मजबूत किया, आदि आदि। आप ये समझिए कि जब भारत में धन का निष्कासन किया जा रहा था तो कई वर्षों तक तो भारतीय लोगों को पता ही नहीं लगा था कि धन का निष्कासन हो रहा है। इसलिए आपने इस क्लास के अंतर्गत वो सारी चीजें देख ली कि भारत में रेलवे का विकास या रेल क्यों आई थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या था। इस क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे संबंधित जो भी पीडीएफ होगी मेरे टेलीग्राम लिंक पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। इसलिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।